जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में एक नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पढ़ चुके हैं। अगर आपका वो अध्याय छूट गया है तो आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे और मेरे आगे निरंतर आने वाले वीडियो भी प्राप्त होंगे। मैं आने वाले वीडियो में बदली हुई शिक्षा नीति और बदले हुए आपकी जो परीक्षा के और मूल्यांकन के तरीके जो बदल गए हैं वो भी आपको बताता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें जो सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस समीकरण में देखेंगे कि दो अभिकारक इसमें भाग ले रहे हैं, इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और केवल एक अकेला उत्पाद बनता है। बस यही इसकी परिभाषा हो जाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। When two or more reactant combine during chemical reaction and form single product। दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो हम उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि हाइड्रोजन पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है। संतुलित अवश्य कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, तो हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना से मतलब है आप बाजार से खरीद कर लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आपने देखा होगा कि जब दिवाली पर, दशहरे पर या आपको किसी विशेष आयोजन पर घर की चूने से पुताई करनी है, आप बाजार से चूना खरीद कर लाए और आपने उसमें क्या किया कि पानी डाल दिया, तो आप महसूस करेंगे कि वो चूना गर्म होने लगता है, यहाँ तक कि उबलने लगता है। उसका जो बर्तन है जिसमें चूना गलाया गया है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। और इस तरह से इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके कारण वो गर्म हो रहा है और ये बनाता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो चूना है इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये कहलाता है बुझा हुआ चूना। इसको क्विक लाइम कहा गया, इसको स्लैक्ड लाइम कहा गया। तो इस प्रकार से आप यहां पर इन तीनों उदाहरण में देख रहे हैं कि अभिकारक एक से ज़्यादा है लेकिन बनने वाला उत्पाद केवल एकल है, एक है, इसलिए हम इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और विशेषताएं प्राप्त हो जाती है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखते हैं कि इन दोनों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कार्बन का दहन करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हम चूने में पानी डालते हैं तो उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस प्रकार से फिर रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर बुझा हुआ चूना बनता है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसका अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसकी में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया। उसको कहा फिर हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको हमने नाम दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहा गया।
इसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहा गया। अब आप देखेंगे जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने एक चूना का उदाहरण दिया, और उदाहरण देता हूं कि जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, वाटर वेपर प्राप्त होती है और साथ में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन ये संयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बहुत सरल सी परिभाषा बन जाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि जो हमारा शरीर है वो गर्म कैसे रहता है, क्या अंदर कुछ जल रहा है, अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत गर्म है जिससे हमें गर्मी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ही हमारा शरीर गर्म है। अब कैसे गर्म है? तो हम हमारी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम दिन भर कई तरह की गतिविधियां आयोजित करते हैं, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमें भोजन से मिलती है। लेकिन भोजन ऊर्जा का सरलतम रूप नहीं है। हम भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन को शरीर उसको सरलतम भागों में बांटता है, और सरलतम भागों में बांटते बांटते हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज का एक अणु, और जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन का एक अणु जो है ग्लूकोज के एक अणु को तोड़ देता है। इस ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, पानी प्राप्त होता है, और साथ में उसमें से ऊर्जा मुक्त हो जाती है ऊष्मा के रूप में। और वो जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, या यूँ कहें कि जो ऊष्मा हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इससे हमारा शरीर गर्म रहता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो मृत शरीर है वो ठंडा हो जाता है। किसी भी जीव का मृत शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया बंद हो जाती है, इसलिए ऊर्जा मुक्त होने का कार्य बंद हो जाता है, इसलिए उसका शरीर गर्म नहीं रहता। इसलिए एक प्रश्न आपके इसमें बनता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा गया? वाई रेस्पायरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उसका उत्तर ये है कि जब हम ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को शरीर सरलतम रूप में विभक्त करता है। भोजन का सरलतम रूप हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसके एक अणु को, ऑक्सीजन का एक अणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तोड़ देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। यही ऊष्मा जो मुक्त होती है जो हमारे शरीर को गर्म बनाए रखती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, और कई प्रकार के छोटे प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं, और बड़ा प्रश्न भी तैयार हो रहा है। छोटा प्रश्न तैयार हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाओ। हमेशा जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखें तो एक उदाहरण जरूर दें, कम से कम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखें, या यूं लिख देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन जाता है बुझा हुआ चूना किससे कहते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना, या ये फार्मूला दे देंगे और पूछ लेंगे इसको साधारण नाम लिखिए इसका, तो इसको स्लैग्ड लाइन या बुझा हुआ चूना कहते हैं। दूसरा प्रश्न बन जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाओ, तो ये हो गया। और इसमें एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, और वो बनता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
क्यों कहा गया, वो प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो जो अनुप्रयोगात्मक जो प्रश्न है उसमें ये प्रश्न चला जाएगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये आपका एक प्रश्न ये तैयार रहता है। एक और प्रश्न यहाँ पर एप्लीकेशन या अनुप्रयोगात्मक तैयार होता है कि क्या होगा अगर हम हीरे को जलते हुए कोयले में डाल दें। तो सभी समझते हीरा तो बहुत कठोर धातु है इसलिए वो नहीं जलेगा, और वो खाली लिख देते नहीं जलेगा, या कोई लिख देता है जलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम हीरे को जलते हुए चारकोल में डालेंगे तो वो जल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्यों? क्योंकि हीरा वास्तव में है तो कार्बन, भाई विज्ञान की भाषा में हीरा केवल कार्बन है। तो ये रहा वो कार्बन जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यही एग्जाम्पल उस प्रश्न में आ जाएगा आपका कि डायमंड को हम चारकोल में अगर चलते हुए चारकोल में डालेंगे तो क्या होगा। कितने सारे प्रश्न तैयार हो गए, अनुप्रयोगात्मक भी तैयार हो गए। और दोस्तों नई शिक्षा नीति में जो 10 प्रश्न आएंगे प्रत्येक अध्याय से, उसमें से अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से करें। नई शिक्षा नीति और नए मूल्यांकन के तरीके के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखें और मेरी चैनल गणित की चौपाल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी, अगले कक्षा में हम पुनः अगले 2 अभिक्रियाएं और लेंगे। बहुत कम समय की वीडियो इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। हम फिर मिलेंगे नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।